हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसमें हम उस क्वेश्चंस को भी देखेंगे जिसको बहुत कम बच्चों ने किया है, यानी कि 5 से 7% लोगों ने ही उसको सही किया है, या मान के चल सकते हैं कि कुछ लोगों ने इसमें तुक्का लगाया है, या फिर क्या अप्रोच रही होगी उस क्वेश्चंस को करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर 25 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है उसमें से 20 क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं और 4 से 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो इसमें मैं उस क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया हूँ जो कि काफ़ी अच्छे हैं, और आपको उसमें आपकी अप्रोच समझ में आएगी कि अगर आपको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आ गया और आपके पास अगर टाइम बचा हो तो आप उस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाने वाला हूँ, मैं आपको ये बताना वाला हूँ कि एग्ज़ाम में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। कैसे आप कोई ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए एक स्टूडेंट की। अगर मैं आपकी जगह एग्ज़ाम हॉल में होता तो मैं क्वेश्चंस को कैसे करता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग 58 है वर्ष था, ठीक है। 8 वर्ष पहले बी की आयु और 8 वर्ष बाद ए की आयु के बीच का अंतर 16 वर्ष है, तो ए और बीच की वर्तमान आयु का अंतर क्या है। तो क्वेश्चन में जैसे मुझे बोला 5 साल पहले, तो मैं वर्तमान अगर आयु पूछूं तो मैं बोलूँगा ए और बी, एक मिनट सॉरी, ए और बी इसकी वर्तमान आयु अगर हमसे बताऊं तो 5 साल ये भी बढ़ेगा, 5 साल बी भी बढ़ेगा, 5 साल ए बढ़ेगा, 5 साल बी बढ़ेगा, टोटल 10 साल बढ़ जाएंगे, जिसके कारण ए और बी की वर्तमान आयु 58 10 68 साल हो जाएगा, ठीक है, 68। और 8 वर्ष पहले जो जो क्वेश्चन में कंडीशन कहा रहा है, मुझे उसी के अकॉर्डिंग आपको चलते जाना है। 8 वर्ष पहले बी की आयु ये हो जाएगी, और 8 वर्ष बाद ए की आयु, 8 वर्ष बाद ए की आयु ये हो जाएगा। और बोला कि इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इस बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 16 वर्ष है, यानी कि अंतर 16 है। तो मैं इसको सॉल्व अगर करूँ तो बी, ये माइनस से ए माइनस ये आ जाएगा, और ये -8 और ये प्लस माइनस से -8, तो -16 आ जाएगा। अब ध्यान से करेंगे तो समझ में आएगा। और ये 16, तो बी माइनस ए हमारा कितना आ गया, 32। हालांकि मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, ये चीज़ सेकेंड लाइन में भी लिखी जा सकती थी। अब ए प्लस बी ये कितना दिया हुआ है, 68, ठीक है, इक्वल टू का साइन है। अब मैं इसको सॉल्व अगर करूँ तो प्लस ए से माइनस ए कट जाएगा, तो 2b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40, सॉरी 90 नहीं, यहाँ 100 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 50। ए का वैल्यू कितना आ गया, 50। तो अब इस जगह इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं, ये इसमें अगर आप पुट करते हैं तो यहाँ से आप बी क्या निकाल लेंगे, 68 में से -50 अगर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18। आपसे रेशियो पूछा है, सॉरी मैंने ये बी निकाला है और ये ए है, मैं रेशियो पूछा है 18:a/b का, तो आप निकाल देंगे, इसको काटेंगे 2 से, तो 9:25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी ए से ही रिलेटेड है। इसमें बोला कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष पहले ए की आयु और 4 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 2:1 है। तो 4 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष बाद पहले बी की आयु का अनुपात पूछा है, आपसे अंतर पूछा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी कई लोग कई तरह के क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्रॉस मेथड होता है, लेकिन वो इस तरह के क्वेश्चन में आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको सिंपल करना क्या है, बहुत इजी रखना है अपने आप को। अगर ए 7/3 है तो ए की आयु मैं 7x मान लेता हूँ। मैंने क्या माना, ए की आयु 7x और बी की आयु 3x। इसमें अगर 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, तो इसमें मुझे 4 साल माइनस करना होगा, एक मिनट। एक में 4 वर्ष पहले और बी में 4 वर्ष बाद, इसी की रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:1, ये तो दिया हुआ है कि ये हो जाता है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका x आ जाएगा, तो 7x - 4 = 6x + 8, ये x = 12 आ जाएगा। अगर मुझे पूछा जाता कि ए और बी की वर्तमान आयु क्या है, तो मैं बताता कि 7:12, तो कितना हो जाता, ए कितना हो जाता, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करके 7 84, और बी को निकालना हो तो 12×3 = 36, ये इसका वर्तमान आयु आ जाएगा। लेकिन बोला क्या है कि 4 वर्ष बाद ए की आयु, 4 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, और 4 वर्ष पहले की ए की आयु, तो ये कितना हो जाएगा, इसका अंतर पूछा है।
तो ये 88 हो जाएगा और फिर ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अगर आपसे इसका डिफरेंस पूछा है तो आप इसको माइनस करेंगे तो 88 में से 32 जाएगा, 56 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये कुछ अलग ढंग से लिखा हुआ है, लेकिन कुछ और नहीं है ये मेरे भाई। ये सिंपल सा अगर आपको x² + bx + c अगर दिया होता तो आप कर देते, लेकिन इसमें क्या किया है, इसने इसको थोड़ा सा अलग ढंग से लिखा है। x के जगह 2 रख दिया है, बाकी सारा चीज़ वैसे ही है। तो आपको 2 को भूल जाना है। आपको 16 को कैसे ब्रेक करें जो 10 आए, तो आप बोलेंगे सर -8 × 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 8 को 2 से गुना करेंगे 16 आ जाएगा, और 8 और 2 10 होता है। तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। 2^2x - 10 × 2^x + 16 बराबर 0। यहाँ से अगर हम 2^2x और इसको अगर हम ब्रेक करें तो 8 × 2^x - 2 × 2^x + 16। यहाँ से तब 2^x अगर कॉमन लें, क्योंकि यहाँ 2 पावर है तो 1 पावर बच जाएगा, जिसके कारण 2^x हो जाएगा और -8 हो जाएगा। यहाँ से भी अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, तो 2^x - 8। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2^x - 2। ये सब चीज़ आप आई होप आप जानते होंगे, बहुत बेसिक चीज़ है। अब ये दोनों अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों टर्म भी ये और ये दोनों 0 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं 2^x बराबर जी -2 इस बगल आएगा 0 के बगल में, तो ये 2 आएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके ऊपर 1 पावर है तो बेस सेम होता है तो पावर सेम हो जाता है। उसी प्रकार से 2^x = 8 है, तो 2^x 2^3, ये बेस सेम है तो x वैल्यू 3, तो 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया हुआ है। इसमें बोला गया है कि 100 सेबों का क्रय मूल्य 700 रुपये है, इन्हें 96 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन को करने का कई सारा तरीका है। बेसिकली आप करें किसी भी तरीके से, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप जितना खरीद के लाएंगे उतना ही बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट % निकल पाएगा। मैंने क्या बोला कि इस क्वेश्चन में आपको टोटल जो वस्तु है, कितना आप खरीद कर ला रहे हैं और कितना बेच रहे हैं, उसको हमेशा इक्वल कंसीडर करना है। जैसे आपको बोला गया कि 100 वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपये है, तो एक वस्तु का क्या होगा, एक वस्तु का CP कितना हो जाएगा, आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 7 रुपया हो जाएगा। अगर आपने कोई चीज़ 7 रुपये में खरीद के लाई और 12 वस्तु 96 रुपये में एक दर्जन, यानी कि 12 वस्तु 96 रुपये में बेच रहे हैं, तो एक वस्तु कितने में बेच रहे होंगे आप, 12 को 96 से डिवाइड करेंगे, 12 × 96, यानी कोई चीज़ आप 7 में खरीद के ला रहे हैं 8 में बेच रहे हैं, तो एक का फ़ायदा हो रहा है। और कितने पे 7 रुपये में खरीद के ला रहे हैं, 1/7, यहाँ से परसेंटेज लगा देंगे तो यही आपका प्रॉफिट % हो जाएगा। 1/7 कितना होता है, 14.28% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ये तरीका आप ऐसे इसको भी 100 कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी 12 कर सकते हैं, तो ये 84 और 96 आ जाएगा। 84 में खरीद के ला रहे हैं, 96 बेच रहे हैं, यानी कि आपको क्वांटिटी सेव करनी है। अगर आप क्वांटिटी सेव करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा और हमेशा सही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉनी एक बैंक से साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये उधार लेता है। ठीक है, 3 वर्ष बाद वह बैंक में 4,000 रुपये भुगतान करता है। इस राशि को पूरी तरह से उधार लिए गए मूलधन के हिस्से में पुनः भुगतान के रूप में समायोजित करता है। उधार लेने की तारीख से 5 वर्ष के अंत में वह खाते को व्यवस्थित करने के लिए बैंक को 4350 रुपये भुगतान करता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि एक आदमी है 7,000 रुपये लेता है, 3 साल के बाद वो कुछ रुपए भुगतान कर देता है और फिर लास्ट में कुछ रुपए भुगतान कर देता है। क्योंकि क्वेश्चन साधारण ब्याज का है तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि 7,000 रुपये अगर इसने लिए हैं और 3 साल के लिए लिया है और रेट कुछ भी रहा हो, तो SI कितना रहा होगा, मैं 3 साल का निकाल रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे करेंगे, मैं ये डायरेक्ट लिख सकता था 21%, लेकिन 210 8 पहले साल का ब्याज होगा 3 साल का, और अगले 2 साल का जो ब्याज होगा उसका कितना हो जाएगा
चूँकि इसने 4,000 दे दिए तो कितने बचे होंगे, तो 3,000 रुपया ही बचा होगा। और फिर ये 2 साल और फिर ये आर, ये फर्स्ट के 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए, और ये 2 ईयर के लिए। ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये 60 आर हो जाएगा, तो 270 आर। ये मेरा क्या हो गया, 5 साल का ब्याज हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे कि 7,000 इसने उधार लिए थे, लेकिन ये पेमेंट कर कितना दे रहा है, 8,350। दोनों को ऐड करेंगे तो 8,350, यानी कि ब्याज कितना हो गया, 7,000 में से 8,350 में से 7,000 घटाएंगे तो 1,350। ये मेरा ब्याज हो जाएगा। ये ब्याज और ये ब्याज दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। यहाँ से आप आर निकालेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 1350 डिवाइड बाय 270, 0 से 0 कट जाएगा। और आप अगर ध्यान से देखें तो ये 5 बार में चला जाएगा, यानी कि 5% आपका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। एक तो तरीका ये है कि आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करने लग जाएं, और कुछ मेरे भाई इसको सॉल्व कर भी लगे मैन्युअली, लेकिन वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक फॉर्मूला है। वो किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल क्यूब का। आपको पता है कि ये क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी को अगर हम और इससे मल्टीप्लाई कर दें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab²। अगर आप ध्यान से देखें कुछ और नहीं है, ये जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ यही दिया हुआ है। इस बी को लास्ट पे लिख दिया गया है और एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको आप 3 पॉइंट, ये किसका फॉर्म इस पर रखेंगे, 3.7 माइनस 0.7 का होल क्यूब, यही तो है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो 3 का क्यूब आ जाएगा आंसर, और ये कितना होता है 27, और इसको आप लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनी और मेरी एक पेंटिंग को क्रम से 4 और 6 दिन में कर सकते हैं। फिर मेरी से शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों में उसी पेंटिंग को कार्य करते हैं तो पेंटिंग कितने दिन में कंप्लीट होगा। यानी कि जो मेरी वो तो 4 दिन लगा, मेरी तो 6 दिन लगा रही है, और सोनी कितने दिन लगा रही है, 4 दिन लगा रही है। तो मैं इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, और जब मैं इससे डिवाइड करूँगा तो ये तो 2 आ जाएगा और ये 3। यानी कि हमें पता चलेगा कि पहला दिन जो मेरी है वो 2 यूनिट कर रही है और सोनी 3 यूनिट कर रही है। बोला मेरी से शुरू करते हैं तो पहले दिन आएगी मेरी, वो 2 यूनिट करेगी, और दूसरे दिन आएगी ये सोनी 3 यूनिट। यानी कि हमें पता चल गया कि 2 दिनों में मेरा काम कितना हो जा रहा है, 5 यूनिट काम हो जा रहा है। ठीक है, 2 दिनों में मेरा 5 यूनिट काम हो जा रहा है। हमें काम करवाना है 12, तो हमें उसके आसपास जाना होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये, और इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तरीका है थोड़ा। तो 4 दिन में मेरा कितना काम हो जाएगा, 4 डे में 10 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, 4 दिन में 10 यूनिट काम हो जाएगा, लेकिन हमें काम करवाना था 12। अब आएगा कौन, तो आप देखिए पहले दिन ये आया, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये। यानी कि जो 5वां दिन आएगा वो फिर से किसका बारी आ जाएगा, वो सोनी का ही बारी आ जाएगा। नहीं, चौथा दिन के बाद 5वां दिन जो होगा वो किसका टाइम आ जाएगा, मैरी का। तो मेरी 2 यूनिट कर देगी 5वें दिन, 2 यूनिट और कर देगी, तो इसमें भी 1 दिन बढ़ जाएगा। यानी कि 5 दिन में 12 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था। हालांकि अगर ये फ्रैक्शन में जाता तो मैं वो समझाता आपको कि वो कैसे करना है। ठीक है, अगर मान के चला जाए कि 3 या 13 होता और 2 यूनिट नहीं कर पाता, तो हम कहते कि इसकी एफिशिएंसी 1 दिन, तो ये 5 दिन तो होता, फिर 1 यूनिट बचता, 1/3 हो जाता। यानी 5 सही 1/3 होता उसका आंसर, अगर उस कंडीशन में होता तो। बट ये क्वेश्चन आसानी इजीली से हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्टैटिक्स से है, यानी कि सांख्यिकी से है। इसमें आपसे बहुलक पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए बहुलक बराबर जो होता है, बहुलक
जिसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं, ठीक है। मोड ये बराबर होता है 3 गुना माध्य का -2 माध्य, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट आप लिख सकते थे, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं थी। 3 गुना 55 -58 गुना 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 या 15, 5 या 15 1 16, और ये 8 16 5 10 11। अब इसमें से आप इसको घटाएंगे तो 9 5 9 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 49 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, और ये लिखना नहीं है आपको एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में सिर्फ आपको इतना सा लिखना है, ये वाला पोर्शन और डायरेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं आप। तो इसमें आप जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखे तो आप कोशिश करें आप कम से कम लिखें, ठीक है। जितना कम आप लिखेंगे उतनी जल्दी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे और आपकी गलती होने की संभावना बहुत कम होगी। जैसे मुझे यहाँ इस पर बार लगा हुआ दिख रहा है तो मैं इसको 2 लिखूँगा, और जैसे 2 लिखूँगा 6 में से 2 चला जाएगा 4 होगा, और 4 - 4 ये 4 से 4 - 4 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो बच जाएगा 40 और -3 यानी कि 37। इसको हम इतना सही लिखेंगे और कर डालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आया होगा। मैंने पहले इसको किया, मुझे पता चला ये 2 आया, 6 में से 2 घटा 4 हुआ, 4 +4 और -4 में से कट गया तो ये 0 हो गया, जिसके कारण से अब 3 और 40 ये प्लस माइनस 40 में से 3 घटेगा, 37 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रेन से है, और ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन का करने का तरीका काफ़ी प्रैक्टिकल है, और आप इसको समझ पाए तो आप बहुत कम समय में इसको कर सकते हैं। बोला क्या है कि 2 ट्रेन ए और बी एक ही समय पर शुरू होती है, ठीक है। एक ये इधर से चलती है, दूसरी इधर से चलती है। जब दोनों ये मिलती है तो पता चलता है एक दूसरे से 200 किलोमीटर अधिक चल पाई है। क्योंकि दोनों एक ही समय पे चल रही है तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर घंटे एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितने किलोमीटर ज़्यादा चल रही है। तो आप बोलोगे सर 105 में से 85 घटा देंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है बी ट्रेन ए से ज़्यादा स्पीड चल पा रही है। यानी कि एक घंटे में दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 20 आ रहा है। तो 200 घंटे में तो कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये 20, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि 10 घंटा का टाइम ऐसा है जब ये दोनों चला है, तब जाकर दोनों के बीच में जो गैप आया है वो 200 किलोमीटर का आया है। अब 10 घंटा हमको पता चल गया, और अब ये पता करना है ए और बी के बीच की दूरी। चूँकि 10 घंटा ये भी चला 10 घंटा ये भी चला तो टोटल डिस्टेंस दोनों कवर कितना किया होगा, तो मैं बोलूँगा 185, सॉरी 185 नहीं, 85 + 105, दोनों की स्पीड आ गई कितना, 190। और आपको पता है कि डिस्टेंस अगर निकालना होता है तो स्पीड इंटू टाइम लिखते हैं, तो 190 गुना 10 करेंगे तो ये 1900 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन को मैंने लिखने के लिए आपको समझाने के लिए इतनी बातें बताई, हालांकि क्वेश्चन को करने में 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने सही ढंग से इसको समझ लिया तो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है, और बेसिकली इसमें दिया क्या गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, फिर भी वो 12% की लाभ कमाता है, तो उससे वस्तु की बिक्री पर 1840 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो इस क्वेश्चन करने के मल्टीपल अप्रोच है, लेकिन मैं आपको सबसे बेसिक तरीका बताता हूँ जिसमें आपको कन्फ्यूजन ही ना हो। आपको बोला कि 1840 रुपये लाभ हुआ और 23% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि 23% की ही वैल्यू क्या है, 1840। आप यहाँ से अगर 100% निकाल लेते हैं, 100% की वैल्यू क्या है, तो यही आपका CP हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कोई वस्तु का जो 100% होता है वही उसका CP होता है। आप इसको 1840 डिवाइड बाई 23 करेंगे तो कितने बार में जाएगा, कुछ आइडिया लग रहा है। आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करके देख लेंगे। ये देखो आई थिंक ये
8 बार में जा रहा, देखो 8 × 24 8 × 16 2 18, यानी कि ये 80 और 2 जीरो इसके साथ लग जाएगा, यानी कि 8,000 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है। और आपसे पूछा है कि सीपी क्या होगा। आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पढ़ाया गया होगा कि सीपी और एसपी का जो सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये डायरेक्ट होता है, हालांकि मैं एक और तरीका बताऊंगा इसमें आपको, जिसको ये नहीं पता वो कैसे कर सकते हैं। तो 100 कितना का डिस्काउंट था भाई साहब, तो ये 18 का डिस्काउंट था, और ये कितने का था 100 इसमें 23 लाभ हो जाएगा तो 123, यानी कि हमें क्या पता चल गया, तो ये 82 डिवाइड बाय 123, ये 41 से कट रहा है दिख रहा है मुझे, ये 2 बार में ये 3 बार में, क्योंकि ये सीपी है, सीपी की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है 8,000, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 गुना हो रहा है, तो ये भी एमपी की वैल्यू कितना हो जाएगा 12,000, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा 12,000 का आंसर हो जाएगा, और ये आप इसको टिक लगा देंगे। तो ये एक तरीका हो गया। हालांकि अगर आप इसको ऐसे करना नहीं चाहते थे, ये अगर आपको तरीका पता नहीं है, तो आप इसमें से इसको प्रॉफिट परसेंट निकाल के और उसमें से इसको एमपी ऐसे लिख सकते थे। मैं एक बार इसमें लिख देता हूँ, एक मिनट। आपको एमपी में से कितना डिस्काउंट करना था, एक मिनट देखूँ, एमपी में से कितना डिस्काउंट करना था 18%, 18% इज इक्वल टू सीपी का प्रॉफिट परसेंट, सीपी का प्रॉफिट परसेंट 100, आपको 100 प्लस पी निकालना है, यानी कि आपको एसपी दोनों का सेम करके तब भी आप इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 6 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 4 घंटे 45 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करता है, तो 10 घंटे के दौरान उसकी औसत गति क्या है। आपको पता है कि एवरेज स्पीड अगर निकालना हो तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, टोटल टाइम। आपको टोटल, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है औसत चाल का, टोटल डिस्टेंस यानी तय की कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा कुल समय। टोटल अगर निकालना हो तो 30 के स्पीड से जा रहा है, 6 घंटे जा रहा है, तो पहला तो 180 किलोमीटर आ जाएगा। दूसरा 45 के स्पीड से 4 घंटे चल रहा है, तो ये भी 45 गुना 4 करेंगे तो ये भी आपका 180 ही आएगा। और टोटल टाइम कितना लग जा रहा है 10 घंटा, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर जोड़ेंगे तो 360 बटा 10 आ जाएगा, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18%, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, एक मिनट। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको दिया है m = -9 n = 30 और इसका वैल्यू आपसे पूछा है। एक तरीका तो ये है कि इसमें वैल्यू रखें, लेकिन ये बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि आप इसको अगर आसानी से देखें तो ये 5m + 4n का होल स्क्वायर है, और ये क्या है 25m² + 16n², 5 के बीच नहीं 40 + 40 mn। तो इसको सॉल्व करने के बजाय मैं एक सिर्फ अगर इसको सॉल्व कर लूँ तब भी मेरा काम हो जाएगा। तो 5 की जगह m की जगह 9 रखेंगे तो -45 + 13 चौका 52 का स्क्वायर। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 का स्क्वायर आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर 49। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन है। इसमें कहा गया कि ऊंचाई h वाले एक खोखले बेलन के आधार की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या स्मॉल r और कैपिटल R है, तो इस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। आपको ये समझना है कि बेलन क्या है, खोखला है। खोखला बेलन इस तरीके का होता है, आपने घर में अपने ड्रम देखा होगा उसी टाइप का होता है। तो इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो ये बीच वाला पार्ट खाली होगा और ये वाला पार्ट भरा हुआ होगा, जिसके कारण ये स्मॉल रेडियस r दिया हुआ है, स्मॉल r,
और जो बड़ा वाला यहाँ से लेके यहाँ तक है ये कैपिटल आर दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर नीचे सेम ही होगा रेडियस। तो इसमें से आपको पूछा गया है कि इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, यानी कि अंदर और बाहर वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को लेटरल सरफेस एरिया लिखते हैं LA से। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है 2πr यानी कि अगर खोखला बेलन है तो उसमें डायरेक्ट होता है, यहाँ h लिख देंगे, ये r-r, ठीक है। सॉरी ये r+r, यानी कि ये बाहर 2πr बाहर वाला और 2πrh अंदर वाला, ये टोटल इस दोनों एड होके ऐसा होगा। और टोटल सरफेस एरिया निकालना हो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें वो तो निकालना ही होता है, लेकिन इसके ऊपर और नीचे में एक इस तरीके का सरफेस बनता है जिसको इसको भी ऐड करना होता है। तो इसको अगर हम लिखेंगे 2πr h और r+r, साथ ही साथ ये दो जो सर्कल ऊपर नीचे बनेगा इसको भी 2π कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे TSA को तो ये कितना आ जाएगा 2πh r+r, और यहाँ से मैंने इसको 2π को इसको मैंने ऐसे कर लिया है, यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो ये 2π इसमें भी है तो ये r² माइनस r²। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा सहूलियत हो, ठीक है, क्योंकि स्पेस उतना है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसको जैसे आप ओपन करेंगे, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ये कैपिटल R और ये स्मॉल r इस तरीके से होगा। अब इसको ऐसा करते हैं 2πh, चूँकि ये दोनों में ऐसे है तो ये तो कॉमन रह जाएगा। उसके बाद ये h एक के साथ ऐसे आ जाएगा। अब देखो आप इसको और इसको ध्यान से देखो तो हाँ ठीक ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें से इसको डिवाइड करना है तो आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा। सॉरी यहाँ पे h नहीं आएगा, एक मिनट, मैंने h को यहाँ पर भेज दिया तो ये h नहीं आएगा, जिसके कारण ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, तो आगे बच क्या जाएगा। मैंने इसको इससे डिवाइड किया है, ध्यान रखना आप, h+r - r, ठीक है, और आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ समझने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ ये कैसे किया, तो 2π मैंने इसमें से ये दोनों में से एक कॉमन लिया, जिसके कारण जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं दोनों में एक कॉमन आ जा रहा होता है तो ये इसके साथ चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला भी पढ़ते होंगे तो ऐसा ही होता है टोटल सरफेस एरिया का। मैं आगे वाले पेज में लिख देता हूँ TSA खोखला गोला का बेलन का, ये क्या होता है 2πr + r इंटू r+r r-h, ये होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें आपको इसको फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में कन्वर्ट करना है। जैसे ही किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा होता है और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो आपको सिंपल से याद रखना है कि आपको पूरा नंबर तो पहले लिखना है और जिस पर बार नहीं लगा उसको माइनस करते हैं, और जितने नंबर पर बार लगा होता है उतना 9 लिखते हैं, और जिस पर बार नहीं लगा होता है उतना 0 लिखते हैं, ठीक। तो 335 में से 303 जाएगा तो 332/990, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है और इसके शेष 3 कोण एक दूसरे के माप में बराबर है, यानी कि जो और 3 कोण है वो आपस में बराबर हैं, तो शेष 3 कोणों में से प्रत्येक का माप क्या होगा। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है,
उसमें से एक कोण 120 है, अगर मैं इसको माइनस कर लूँ तो बच कितना जाएगा 240। और यही कहा गया है कि ये 240 जो है ये तीन अलग अलग कोणों में अलग अलग बराबर है। तो 240 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो प्रत्येक कोण कितने का आ जाएगा, 80 का आ जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। इसमें बोला गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 28 है और आधार का त्रिज्या 21 है और पाई का वैल्यू 22/7 लीजिए। आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम जो होता है कोण का वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इसको अगर आप देखें ध्यान से, ये इस तरह का कोण होता है। यहाँ पर ऐसे इसका इस तरीके से होता है, ठीक है। उतना अच्छा बना नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये वाला पोर्शन यही तिर्यक ऊंचाई होती है जिसको एल बोलते हैं और ये 28 है। और रेडियस कितना दिया है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये 21 दिया हुआ है। तो आपको एच निकालने के लिए यहाँ दिमाग लगाना होगा। यानी कि इस तरीके से है, ये 28 है, ये 21 है और ये निकालना है। तो इसका तरीका एक तो ये है कि आप 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर करें और पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लें। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करता, मैं इस नंबर को ध्यान से देखता हूँ तो ये 7:4 है और ये 7:3 है। तो मुझे पता है कि दोनों में कॉमन 7 है, तो 7 तो ये होगा ही होगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर पाइथागोरस लगाऊंगा। तो 4 चौक 16, 16 में से 9 घटा तो कितना आ जाएगा 7 और √7 इसका हाइट हो जाए, ये 7 √7 इसका हाइट हो जाएगा। ये छोटा नंबर था, आप इजीली स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन जब बड़ा नंबर होगा ना तो आपको ये तरीका जो मैंने बताया ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आगे बढ़ते हैं। ये 22/7 और रेडियस कितना दिया हुआ 21 गुना 21 और ये कितना है 7 √7। अगर मैं इस 7 से 21 से 21 काट दूँ और मुझे पता है कि ये वाला आंसर से √7 से वाला ही आंसर होगा। अब ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। और अब क्या है ना कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 21 गुना 7 तो 147 गुना 22 √7। आप देखेंगे 7 दूनी 14, 4 आ रहा है तो मैं इसको लगा दूंगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आंसर यही आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी एज से ही रिलेटेड। आप देख रहे होंगे कि एज के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें बोला कि 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी होगी, तो राजू की वर्तमान आयु क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ऑप्शन से कर सकते हैं। राजू की अगर वर्तमान आयु हम 38 वर्ष मान लेते हैं तो 30 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी 68। और इसकी 4 वर्ष पहले आयु कितनी रहेगी 34। तो उसकी दोगुनी हो गई, हाँ ये दोगुनी हो गई। आप चेक करेंगे तो और कोई भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा क्योंकि आंसर तो एक ही होना है। इसलिए आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। यानी कि एज के कुछ क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आपको अपने अप्रोचेज जो है मल्टीपल रखने हैं कि आप ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से आते हैं, और साथ ही साथ आप जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप चलते जाएँ तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। हालांकि ये एक इक्वेशन बनाकर भी सॉल्व हो सकता है, तो उसको आप कर लेना, बट ऑप्शन वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट है। दोस्तों यही वो क्वेश्चन है जिसको बहुत कम लोगों ने सही किया है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको 4 से 5% लोगों ने ही सही किया है। मैं आपको ये तरीका बताने वाला हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता तो आप इसको कैसे कर सकते थे। तो जैसे ही मैं ये देखता हूँ 4m और ये स्क्वायर वगैरह, तो मेरे दिमाग में एक घंटी बजती है कि अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर = 4ab। ऐसा ही कुछ दिख रहा है ये सब में, ठीक है। और माइनस वाला भी होता है, लेकिन यहाँ पर मैं देख क्या रहा हूँ, सॉरी यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस होता है, बीच में यहाँ माइनस होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम m² - n² अगर हम करते हैं, ये जिसमें सब में लगा हुआ है, तो m² - n² अगर निकालना होता है हमको, तो ये इस साइड हम पूरा नहीं लिखेंगे, ज़्यादा लिखेंगे तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो ये 4 a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह आप ध्यान से देखें, मैं एक बार लिखता हूँ, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। ऐसे मैं मेंटली कर दूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। कोट a प्लस कोस a का होल स्क्वायर
माइनस कोट ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान से आप देखें तो ए की जगह कोट है और बी की जगह कोस है, तो यहाँ पर कोट ए माइनस इंटू इंटू कोस ए, ठीक है। तो अब ये तो एम स्क्वायर है और ये एन स्क्वायर है, लेकिन ये 4 कोट ए इंटू कोस ए है। तो ये तो बात तय है कि ये तो एम एन है नहीं, तो मेरे पास तो ये तो हो नहीं सकता। तो हमको अब देख रहे हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो हम अगर इसका स्क्वायर करें तो इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इस साइड पर अगर हम फोकस करते हैं तो 16 कोट स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। अब दिक्कत वाली बात क्या है ना कि क्या हम इसको m इंटू एन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये 4 वाला अगर हम हटा दें तो ये m n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखें तो 16 कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर। इसको ये कोट को कोट ही रहने देते हैं, इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करेंगे, आपको दिखने लगेगा ये क्या है, कोस ए कोस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं बच पा रहा, इसलिए हम इसको नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं। आप ध्यान देना 16 इंटू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बेसिकली हमको ये चेक करना है कि इसको m इंटू एन लिखा जा सकता है कि नहीं। यहाँ से आप देखें तो ये क्या हो जा रहा है, कोस स्क्वायर ए एक मिनट, ये इसको मैं यही कोट ही रहने देता हूँ। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो इस साइड तो ये कोट स्क्वायर हो ही जाएगा, और ध्यान से आप देखेंगे तो ये कोस स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि कोस स्क्वायर ए कोट इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे अगर आप रखेंगे, कोट थीटा माइनस कोस थीटा कोस ए इंटू कोट ए माइनस कोस ए। अब यही तो पता है कि ये एम एक एम है, एक प्लस वाला एम है और ये एन है, यानी कि ये मुझे पता चल गया कि ये वाला पोर्शन 16 इंटू एम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा 16 इंटू एम इंटू एन है, यानी कि ये वाला इसके इक्वल है। और ये वाला और कहाँ पे दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा, ठीक है। आपको ये वाला ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, उसके बाद आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कम लोगों ने किया था। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन एक इजी क्वेश्चन है जिसमें दिया गया एक चतुर्भुज के तीनों कोनों की माप दी गई है, उसमें चौथे कोनों की माप पूछिए। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। 125 और 55 को जैसे आप जोड़ेंगे तो ये 180 होगा, और फिर 110 को जोड़ेंगे तो 180, और ये 110 जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 290। आपको पता है कि 360 होता है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग। अगर इसमें से आप 290 घटा देंगे तो आपका 70 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि इसमें से कौन सी नंबर 33 से डिवाइड है। यानी कि आपको 33 से डिवाइड चेक करने के लिए 33 से डिवाइड चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 11 गुना 3 है, यानी कि जो नंबर है वो 11 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से चेक करना थोड़ा ज़्यादा आसान है, तो पहले मैं 3 से चेक करूँगा। आपको पता होगा कि संख्या का जो अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो 3 से डिवाइड होगा। क्या ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 8 5 13 2 15 हो जा रहा है। ये 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, ये 6, ये 8 नहीं कट, ये नहीं हो पाएगा 3 से डिवाइड। ये 7 2 9, ये 8 नहीं हो पाएगा, ये 7 2 9 ये हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। क्या ये 11 से डिवाइड हो पा रहा है, इसको चेक करते हैं। 7 अल्टरनेट जोड़ते हैं इसको, 7 और 4 2 और 4 6 6 1 7, ये 7 और ये 7 और 4 11। तो इस दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका यही आंसर हो जाएगा। इसको आप कर सकते हैं 8 5 13, और 13 में से 2 घट जाएगा तो 11। मैंने क्या बोला,
डिफरेंस जो होता है या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, 22, 33, 36, लेकिन आप 11 या 0 ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक तरह से रेशियो का है। इसमें आपको निकालना है वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इतना सारा कंडीशन दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना इस तरह के क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना होता है जब आपके पास समय बच गया हो, और समय बचने के बाद इसमें आपको कुछ नहीं, बस बेसिक धीरे धीरे आसान इस तरीके से, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए इसको सॉल्व करना है। जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। एक्स, ये मैं इसको सॉल्व करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स जेड, और इस साइड क्या आ जाएगा नीचे में, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड, और ये क्या दिया हुआ है, एक्स बटा वाई। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये इसके साथ कोना कोनी गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर वाई प्लस 2xy जेड इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस 2xy जेड। यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2xy जेड और ये 2xy जेड ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएगा, ये आपस में से कट जाएगा। और आपको क्या करना है, आपको सेम सेम जात वाला एक साइड लेके आ जाना है। जैसे ये देखो आप, ये वाला यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर को अगर कॉमन इधर इस साइड ले आए तो माइनस हो जाएगा, और जेड स्क्वायर एक्स, और ये वाला इस साइड भेज दें तो जेड स्क्वायर वाई। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन आ जा रहा है, एक्स वाई कॉमन आ जा रहा है, तो एक्स माइनस वाई, और यहाँ से अगर आप जेड स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस वाई, और फिर से अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। अब यहाँ से क्या होगा, आप देखेंगे तो एक्स इंटू वाई है, और ये, तो मैं क्या करता हूँ, ये एक वाई को जेड को इस साइड ले आता हूँ, और एक जेड को ऊपर ही रहने देता हूँ, और इस वाई को नीचे ले आता हूँ। ध्यान से आप समझो, ये बात समझना आप, एक्स जेड स्क्वायर, ये जेड इंटू जेड है, ये इसके नीचे कुछ नहीं बने, इसके नीचे कुछ नहीं बने, इसको मैं इधर ला सकता हूँ, इसको इधर ला सकता हूँ, मैंने वही किया है। अब आप ध्यान से देखो, आपसे पूछा क्या था, एक्स बटा ए और ए बटा वाई, तो ये पूछा था, और आप ध्यान से देखेंगे तो वही चीज़ मैंने निकाला है। एक्स ए की जगह क्या है, जेड है, यहाँ पे जेड है, तो आपका आंसर सिर्फ जेड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि क्या क्या कट रहा है, और आपको एक टाइप की चीज़ जो है इस साइड का इस साइड लाना है, और इस साइड का इस साइड, यानी कि जो नहीं होता सेम कास्ट वाले को एक साथ रखना है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करें। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि लिखा हो तो आपको ए इंटू बी, आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, परसेंटेज वृद्धि 50 रखा हुआ ए की जगह, बी की जगह भी हम 50 ही मानेंगे क्योंकि सेम है, 50 गुना 50। इसको आप औरली कर सकते हैं, इतनी लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब 0 से 0 कट जाएगा, 50 50 100 हो जाएगा, और 25 125% क्या हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल क्या है। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें और क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें 10 दिख रहा है, और मल्टीप्लाई करना होगा तो ऑप्शन में ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब मैं उसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। यानी कि अगर एलसीएम निकालना हो इस नंबर का, उसमें 10 होना ही, लास्ट में 0 होना ही चाहिए, तभी जाकर वो नंबर उससे डिवाइड होगा, और एलसीएम निकालने के बाद उसको गुना करना, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसके एलसीएम की बात करूँ तो आप लिखोगे ऐसे, ये तो बहुत बेसी बच्चे वाला तरीका है, मैं ऐसे करता नहीं हूँ बट आपको समझा रहा हूँ। 1 5 और 7, अगर आप गुना करेंगे तो ये 140, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, जो मैंने बोला था कि 0 हो लास्ट में। और इसका अगर एचसीएफ आप निकालोगे तो आप देखोगे क्या कि 4 ही एक ऐसा नंबर है जो इस सब को डिवाइड कर पा रहा है, तो 4। और मल्टीप्लाई अगर करना होता है आपको 240 गुना 4, तो 14 चौके 56, 560 आपको आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व भी कर लेना, ज़्यादा बेहतर है।